Sir, I have a question. हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछिए। It may not for YouTube, but it about myself. सपोज मैं मतलब 1 ईयर का कोर्स करती हूँ, फिर उसके बाद कैसे प्रोसीड करूँ, मतलब क्या करूँ? ये तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब अगर इसे भी सोच सकते हैं तो ठीक है। ये मतलब क्या करते हैं और कैसे यूज करते हैं, और जो जिन लोगों ने भी मतलब ये कोर्स किए हैं पहले, वो अब सब मतलब क्या करते हैं? देखिए, हीलिंग तो एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप एक बार कनेक्ट होते हैं ना तो फिर आप करते ही जाते हैं। इट नेवर एंड्स। ये ऐसा मान लीजिए जैसे इंजीनियर का तो जॉब होता है, लेकिन जी। डॉक्टर का तो करियर होता है ना। जी। डॉक्टर कभी खाली नहीं बैठता। वो हम्म। पूरी लाइफ, जब तक कि उसकी लाइफ का आखिरी दिन है, वो एक क्लिनिक जी। में जाता है या किसी जी। हॉस्पिटल में जाता है या पर्सनल कंसल्टिंग करता है, जो भी कुछ करता है। तो जी। वो पूरा पार्ट तो एज इट इज ही रहता है। मतलब मैंने किसी को भी क्या कहूँ मैं, मतलब मेरे को आज, मतलब अप्रैल में पूरे 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जी। तो मैंने जितनी बार भी ये पूरे सब्जेक्ट को देखा, और मुझे अभी लगता है, मतलब मैं तकरीबन तकरीबन 150 रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूँ। आपने कोई मेरा रिसर्च पेपर पढ़ा कभी? नहीं। कहाँ पे है? आप उसको पढ़ के देखिएगा। मैंने जी। आपको व्हाट्सएप पे तो भेज ही रखा है, मैं दोबारा भी एक दफा भेज देता हूँ। एक सेकंड दीजिए। वो डिजिटल पेन रखा था, वो कहीं है ही नहीं। इधर किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। सॉरी, वो मेरा पेन ही नहीं मिल रहा था मेरे को, पता नहीं कहाँ रख दिया। तो देखिए, ये पूरा पार्ट तो ऐसा है कि ये कॉन्टिन्यूम में चलेगा। एक हाँ। दफे जब ये जर्नी शुरू हो जाएगी तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये अच्छा, ये नहीं करते या इसको बाद में देखते हैं। ऑल दैट विल नेवर हैपन। But मैंने how जब, I will be useful? I want to ask that. How I will be useful? देखिए, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। आप एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। हम्म। जी। ठीक है। टेक्नोलॉजी के जी। अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। कोई टेक्नोलॉजी कभी ऐसी नहीं बनती कि जो जिसमें साइड इफेक्ट्स ना हो। जी। मैं, चलो इसको जब क्लास वाले पार्ट पे करेंगे तब इसको कवर करेंगे, बट मोटा मोटा ऐसा आप समझिए कि जब दो चीजों का डिफरेंस बताना होता है तो पहले हम्म। वो दो चीजें पता होनी चाहिए।
सो हम्म। टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी जो है, आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। जी। हीलर होना एक पार्ट है, मतलब हम्म। वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जी। बट एक स्पेशलाइज्ड डोमेन के साथ में दूसरी स्पेशलाइज्ड डोमेन को कनेक्ट करना वो यूनिक पार्ट होता है, दैट एवरीबडी कांट डू। और ये इम्पोर्टेंट भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे यहाँ तो। अच्छा, अभी तक हमने क्या करा, हमने पूरे प्रोसेस में इस बात को डिस्कस करा कि मैं कैसे हीलर बना, मतलब मेरी जर्नी क्या थी। सो वहां से जी। ये पूरा पूरा पार्ट जो है वो शुरू होता है। बट अगर जी। डीपर प्रोसेस को जब आप देखेंगे, डीपर हम्म। प्रोसेस मतलब जब हम, एक सेकंड, ये मैंने सारे रिसर्च पेपर्स भेज दिए आपको, 6-7 लिखे थे तो। अब एक पार्ट तो हो गया पूरा जर्नी का कि मेरे को किसी ने इन्वोक करा, कोई हम्म। जावेद, उसने मुझे बोला, जगाया, और जी। उसके बाद मैं हमेशा के लिए मैं जाग गया, मतलब वो दिन और आज का दिन मैं, मतलब उस पूरे प्रोसेस में जो भी उसने इन्वोक करा वो कभी जी। मैंने बंद नहीं करा काम। तो जी। जावेद को मिला था मैं 2005 में, अभी हम्म। चल रहा है 2024। तो जी। तो ठीक ठाक पार्ट हो गया, और 2011 में मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो दो जॉब छोड़ा था या वो कंपनी बंद हो गई थी। मैं वीडियोकॉन टेलीकॉम में था, डीजीएम उस टाइम पर। जी। तो वो कंपनी बंद हो गई 2G स्कैम के टाइम पर, तो रातों रात बंद हुई। तो मैं अप्रैल में आया था मेरठ घर पे अपने, और जी। एक हफ्ते में मैंने डिसाइड करा मैं एक छोटे बच्चों का स्कूल शुरू करूंगा। तो हमने एक प्ले स्कूल के तौर पे, प्रॉपर्टी हमारी अपनी थी, तो जी। एक प्ले स्कूल शुरू करा था। तो मतलब फुल टाइम काम करते करते मेरे को जो है ये इतने साल हो गए, और मैंने जितने भी पार्ट को टच करा, हम्म। तो हर जगह एक बड़ा खजाने के तौर पे मिला। मतलब मैं अगर आज किसी भी मंत्र के ऊपर ये बोल रहा हूँ कि ये मंत्र ऐसा नहीं ऐसा है, तो मेरे जी। पास ये प्रूफ है कि मैं पिछले 12 साल से उस मंत्र को लिख रहा हूँ। हम्म। मैंने जितने भी मंत्र आज तक शेयर करे हैं, जी। मैंने बिना उसको 1000 बार खुद ना लिखूं उसको कभी शेयर ही नहीं करा। हम्म। जी। तो जब ये मंत्र चिकित्सा वाला जर्नी शुरू हुआ था, तो शुरू तो इसलिए हुआ कि किसी ने मेरे को जगा दिया, बट जी। ऐसा नहीं था कि ये जगाने वाला प्रोसेस जो है ये एक वन वे एफर्ट नहीं था। जावेद ने उसको एक बहुत कॉन्क्रीट सा रूप दिया, बट वो जगाने वाला पार्ट मेरे गुरुजी भी मुझे कर रहे थे। हम्म। वो मेरे को, मतलब एक बार कहीं किसी के साथ में गया था, तो उन्होंने जो है मेरे को ये बोला कि गौरव, तुम लोग तो सब बेवकूफ हो, और तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी क्या चीज है। जी। अब मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरठ से माउंट आबू जा रहा था, रास्ते में डिस्कशन शुरू हुआ, जी। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स कोट करे कि जिससे ये पता चलता था कि हमारे गुरुजी ने कोई बहुत कुछ यूनिक यूनिक चीजें करी हैं। बट जी। मैं क्योंकि 9 साल की उम्र में सबसे पहले अपने गुरुजी को कनेक्ट हुआ था, तो हम्म। मेरे लिए वो एक ग्रैंडफादर टाइप इमेज ज्यादा थे, जी। नॉट अ मिरेकल मैन। और मेरा हम्म। वो परसेप्शन भी उनके साथ में बिल्कुल नहीं था कि हम दोनों जने जो कनेक्टेड हैं वो, मतलब कुछ एक बहुत डिवाइन प्रोसेस के तौर पे बोले तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम्हारे गुरुजी क्या वो हैं। अब मैं बेचैन हो गया, और मैं मेरे गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम वगैरह करी, कुछ लोग बैठे हुए थे, जब वो चले गए तो मैंने हम्म। बोला, मैंने कहा गुरुजी वो भैया कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या चीज हैं एंड ऑल दैट। तो मेरे को ना इस बात से बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मतलब आई हैव कमिटेड मैनी ब्लंडर्स, हम्म। इस तरीके से।
तो वो बोले तू परेशान मत हो, शांति से बैठ। और फिर जो उन्होंने जो दूसरा बंदा था उसकी क्लास लगाई, इस हम्म, बंदे को कभी छेड़ना नहीं बस। हम्म, तो मुझे उस टाइम पर तो खैर कुछ ज्यादा नहीं मतलब, बट मेरे गुरुजी जी को ये हर समय पता था कि वो मुझे कौन से ट्रैक पे डाल रहे हैं। जी क्रेडिट मैं जावेद को देता हूँ, ऐसा जी नहीं है कि मैं जावेद को क्रेडिट नहीं देता, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे गुरुजी इस चीज पे पता नहीं कब से काम कर रहे थे। वो हमेशा हम्म, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ उसकी स्ट्रेंथ बताते थे कि मेरा हम्म, ध्यान उधर चला जाता था। एक बार हम्म, क्या हुआ कि हमारे इसमें मेरे ग्रुप में वो है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर विरल जिंदल। जी तो 12 साल वो यूएस में रहे, अभी तो मेरठ में ही रहते हैं। उन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया था और आज तक जब भी कभी मौका मिलता है वही पढ़ा देते हैं कुछ भी। तो हम्म, इज एटलीस्ट 10 years एल्डर टू मी। तो कोई बात चली तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर मेरे से पढ़ना है तो तमीज से पढ़ के आना पड़ेगा, बिना पढ़े अगर मेरे पास में आया तो मैं गाली दे के बाहर निकाल दूंगा। तो ऐसे स्ट्रिक्ट थे वो। अच्छा, मैं उनकी बात इसलिए सुनता था क्योंकि गुरुजी मुझे क्या, मेरे मेरे ऊपर प्रभाव था मेरे गुरुजी का ही। अब हम्म, गुरुजी ने अगर कोई बात बोली तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती थी। हम्म, ऐसा ही वो बिल्कुल एक पैशन होता है कि वो एक गुरु का नशा होता है कि जिस टाइम पर वो हम्म, सारे दिमाग में बस वो गुरुजी चलता है। तो गुरुजी ने बोला कि ये जो तेरा गुड्डू भैया जो है वो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि ये जो है ये आज के युग में असली साइंटिस्ट है। जी गुड्डू भैया थे भी आईआईटी मद्रास के पास आउट थे, एंड वो हम्म, कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह करते थे। बट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेन, बट उनका एक अलग हिसाब किताब था। जी तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं, जब भी तू मेरे पास कोई चीज पूछने आए तो अच्छी तरह पढ़ के आना, अगर मैंने क्वेश्चन करा तो फिर तुझे नहीं पता होगा तो तेरे को दिक्कत हो जाएगी। हम्म, हाफ हार्टेडली पढ़ के नहीं आना है। मैंने अच्छा ठीक है। एक दिन हमने एक पॉइंट डिस्कस करा कि मुझे ये वाला पॉइंट पूछना है, और मुझे पता था कि उनको वो पॉइंट नहीं पता। जी कुछ भी ले सकते हैं, मुझे तो वो रेफरेंस, क्योंकि वो 10 साल हो गए इस बात को, तो मुझे ये वाला पार्ट याद नहीं है कि उन्होंने क्या चीज के तौर पे हम लोगों का डिस्कशन था। बट मेन पार्ट ये हुआ कि जब मैं उनके पास गया और हम लोग वॉक करते करते जो है 1 1.5 घंटा वॉक करते थे, तो वॉक करते करते ही वो सवाल पूछता था और वो सवाल का जवाब देते थे। जी तो उन्होंने जो है, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये चीज, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन करा। तो जी मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए, आपने ये क्वेश्चन कैसे करा, आपको तो सब्जेक्ट पता ही नहीं है। हम्म, भाई अगर मैं हम्म, आपसे कोई चीज ज्योमेट्री के बारे में पूछूं हम्म, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो और आपने वो सब्जेक्ट हम्म, कभी नहीं पढ़ा, हम्म, तो आप उस पर क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं 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 होगा ना। उन्होंने नहीं मुझसे क्वेश्चन कर लिया। हम्म, तो मैंने कहा ये छोड़ो जो मैं पूछने आया था, पहले ये बताओ आपने क्वेश्चन कैसे कर लिया। तो बोले क्वेश्चन कैसे कर लिया मतलब? बोले क्वेश्चन करना तो एक साइंस होती है, अपने आप में अलग साइंस होती है। क्वेश्चन जी किया कैसे जाता है? जी तो एक पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का पूरा एक मैप है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कहा जो मैं पूछने आया था उसे छोड़ो, ये सवाल जवाब कैसे किया जाता है पहले तो मुझे ये समझाओ। जी एंड दैट ऑल्सो चेंज माई लाइफ। उसके बाद मैंने प्रश्नोपनिषद पढ़ा। जी आपका लेवल 1 में प्रश्नोपनिषद का क्लास करा था ना मैंने, जी 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 वो मैंने, फिर वो उसके बाद मैंने दोबारा प्रश्नोपनिषद पढ़ा। तो मुझे पता चला कि क्वेश्चनिंग प्रोसेस में ही कैसे होती है। जी तो जब मैं कह रहा हूं कि मुझे ऋषि बनना है, हम्म, रिसर्च करनी है, तो जी मुझे क्वेश्चनिंग तो आनी चाहिए ना। हाँ जी अगर मुझे क्वेश्चन करना ही नहीं आएगा हम्म, तो फिर तो सीरियस प्रॉब्लम है। हम्म, और इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मैं मेरी जर्नी में यहां तक आ भी इसलिए पाया बिकॉज
किसी ने मुझे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना सिखा दिया। एज अ जी। रिजल्ट मैंने हर चीज पे क्वेश्चन करा। हम्म। हम्म। ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने में मुझे 10-12 साल लगे। हम्म। जी। समझ के उसके ऑल्टरनेट वर्जन्स क्रिएट करने में मुझे 4 साल लगे, क्योंकि जी। मेरे को क्वेश्चनिंग करना आ गया था। क्वेश्चनिंग करना मेरे को 2010-11 में बताया था, आई थिंक। हम्म। तो मेरा जो जर्नी था उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे। फिर उसके बाद क्या था, मेरे गुरुजी का आयुर्वेद का डोमेन था। तो वो हम्म। 30-40 साल मैं उनसे कनेक्टेड रहा। तो जब कभी बैठते थे, कोई चर्चा चलती थी, आयुर्वेद पे चर्चा होती थी, तो वो एक पार्ट मुझे बता देते थे। अकेले बैठे हैं, हम्म। सबके साथ बैठे, मतलब एक चर्चा आती थी। हम्म। हम्म। अब जब आपके ऊपर आपके गुरुजी का नशा हो, तो आपको हर वो चीज याद भी रहती है। हम्म। पैरेलली मेरे फूफा जी जो हैं, डॉक्टर वाई के त्रिवेदी, वो जी। मैं उनको, और वो मेरे को बहुत ज्यादा, एक दूसरे को प्यार था हम दोनों के बीच में। तो जी। हम बचपन से उनके यहाँ जाते थे समर वेकेशंस में, हम जाते थे विंटर वेकेशन में, वो मेरठ आते थे, ऐसे करके था। तो पूरा बचपन हमने गुजरात में घूमने में और इधर के हिसाब से, उनका यूपी में आने के हिसाब से रहा। वो बहुत जी। स्ट्रांग इंटरेक्शन था। तो फूफा जी डायरेक्टर हेल्थ रहे थे गुजरात गवर्नमेंट में। हम्म। और फिर जब वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने जो है वो होम्योपैथी पढ़ना शुरू करा, एंड पूरा होम्योपैथी पढ़ा। तो उन्होंने, मतलब जब मेरे को पढ़ाने के तौर पे अगर मैं बोलूं, तो वो हम्म। बात करते थे। और उनका मेरा ऐसा होता था कि अगर हमने हफ्ते में 4 दिन में एक बार भी बात नहीं करी, तो या तो वो हम्म। तुरंत ही फोन करते थे या मैं करता था कि भाई क्या हो गया, तूने इतने दिन से बात नहीं करी, ऐसे करके। हम्म। तो वो जितने टाइम वो होम्योपैथी पढ़ते थे, और ऑलरेडी एक एलोपैथिक डॉक्टर का उनका वही था, एमबीबीएस एमडी वगैरह उनकी क्वालिफिकेशन थी। तो एमडी के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज करे थे गवर्नमेंट के उन्होंने। तो मतलब ही वॉज अ वेल रेड डॉक्टर। हम्म। जी। एंड एलोपैथिक उसके बाद वेल रेड थे, तो पढ़ने की हैबिट थी, पढ़ने की हैबिट से उन्होंने होम्योपैथी पढ़ा। अच्छा। होम्योपैथी पढ़ा तो उन्होंने मुझे एक दिन बैठ के पूरा एलोपैथी और पूरा होम्योपैथी दोनों समझा दिए। जी। तो मेरे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर थे। हम्म। जी। एज अ रिजल्ट मैंने वो होम्योपैथी में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन की दवाई बना दी थी, जी। रख दिया दवा। तो जब ये वाला पार्ट हुआ, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि इसने कैसे होम्योपैथी की दवाई बना दी। हम्म। मैं कहता हूँ टेस्ट करो, एक नहीं 1 लाख लोगों पर टेस्ट करो, हर एक का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन ठीक होगा। ये जो 18 दवाइयां हैं, उसके पूरे हम्म। प्रोसेस को मैंने स्टडी करा, और मुझे स्टडी करने में सिर्फ 15 दिन लगे थे। जी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि वात पित्त कफ काम क्रोध लोभ था। ठीक हम्म। है, ये विचार था हम्म। जो तुलसीदास जी हम्म। ने बोला था। हम्म। ठीक। तुलसीदास हम्म। जी ने रामचरितमानस लिखी थी 1857 में, 1857 कह रहा हूँ, 17 1587 में, वन फाइव एट हम्म। सेवन तुलसीदास हम्म। जी उस टाइम पर हुए थे, अकबर के काल में। हम्म। तो जब तुलसीदास जी ने मानस रोगों के बारे में लिखा, तो मानस रोग तो सब्जेक्ट डोमेन एग्जिस्ट करती थी, मतलब हम्म। विचार से रोग हो रहा है। हम्म। ये जी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एंड जी। ऑथेंटिक प्रूफ है, बिकॉज मैंने आपको किताब का पेज ही दिखा दिया कि देखिए इस पेज में जी। ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। आखिरी जी। 5 पेज के तौर पे। तो एक पार्ट पूरा हो गया। हम्म। अब जब मैंने आपने वो जो किताब खरीदी, लुइस है, हील योर हम्म। बॉडी हम्म। हील योर माइंड, हम्म। तो मैंने उस टाइम पर ये क्वेश्चन करा था कि मेरे सामने किताब आई, तो मैंने कहा कि इसने हर थॉट को बीमारी के साथ कनेक्ट करा, इसको कैसे पता चला। जी। हम्म। तो मेरा एक एट्रीब्यूट था, वो मेरे गुरुजी ने डेवलप करा था। उन्होंने क्या कहा कि, बोले तुम सोचते नहीं हो। मैंने, क्या हो गया? बोले कि चोरी करना पाप है। मैंने हम्म। कहा हाँ बिल्कुल पाप है, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। बोले लेकिन कृष्ण जी ने अपने साथ के जितने भी ग्वाल बाले थे सबको चोरी करवाई। इसके घर में दूध मक्खन होगा, और घर में जाना, चोरी करना और मक्खन खाना, इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता इसका क्या मतलब है।
मैं तो हाँ यही मानूंगा कि कृष्ण जी चोरी तो करवा ही रहे थे, तो ये तो उनका एक बिहेवियर पैटर्न है कि वो हम्म, सबको चोरी करवाते हैं, ऑल दैट पार्ट। तो बोले भगवान कभी गलती कर सकते हैं? मैंने कहा भगवान तो कभी गलती नहीं कर सकते। तो बोले ये सोचो कि उन्होंने क्यों करवाया था। अब मेरे को ढंग से समझ में नहीं आया। ये तो पॉइंट था कि भाई दो चीजों का मैपिंग क्लियरली, कि भाई भगवान कभी चोरी करना सिखा नहीं सकते, हम्म, क्योंकि भगवान और चोरी करना गलत काम है ही है। हम्म, तो उन्होंने बोला कि कृष्ण के मतलब कंस के टाइम पर लोग अपना सेल्फ एस्टीम भूल गए थे। हम्म, मैंने भी उस दिन पहले दिन बताया ना कि दद्दा शराबी हैं हमारे, दद्दा हम्म, जुआरी हैं। उसी हम्म, तरह से हाँ, ये थिंकिंग जो पैटर्न। एक्टिविटी है उसने क्या करा कि उसने हर व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम खत्म कर दिया। वरना हम्म, एक व्यक्ति दूसरे की नौकरी करेगा, ये हमारे राष्ट्र धर्म के अंदर कहीं नहीं सिखाया गया। मतलब हमारे हम्म, पूरे टेक्स्ट एपिक्स में आप कोई भी, मतलब 18 पुराण है, उसमें कहीं जी, आप एक भी स्टोरी ऐसी नहीं देखेंगे कि फलाना हम्म, व्यक्ति दूसरे के यहाँ नौकरी करता था। जी, कोई स्टोरी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। जी, व्यापारी तक की स्टोरी मिलेगी, नौकरी करने वाली स्टोरी नहीं मिलेगी। जी, जी, ठीक है। हाँ, अब कंस के टाइम पर जो कृष्ण वाले जितने भी डोमेन के लोग थे, जी, जिसको गोकुल या वृंदावन के टाइप से हम्म, कहते हैं, वो हम्म, ग्वाल वाले जो हैं, एक तो उनका हम्म, काउंट बड़ा डिफरेंट था। मतलब जैसे नंद मतलब 8 लाख गाय, वृषभानु जी, मतलब 1 करोड़ गाय। जी, वृषभानु की पुत्री थी राधा जी, और नंद के पुत्र थे कृष्ण। हम्म, हम्म, तो 4 लाख गाय उपनंद, ऐसे करके गोकुल जो था वो हम्म, बेसिकली हब था उन लोगों का जिन सबके पास गाय थी। हाँ, जी, तो वृषभानु, नंद, उपनंद, ऐसे करके हम्म, कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन था। तो यानी कि हमारे हम्म, देश में कितनी सारी गायें होंगी। हम्म, जो व्यक्ति के पास में 2-4 लाख गाय होंगी, हम्म, उसके घर में दूध मक्खन कितना होना चाहिए। हम्म, जी, ठीक। हम्म, और जिसके पास 4 लाख गाय होंगी वो गरीब आदमी नहीं होगा। जी, कृष्ण जी के पास 8 लाख गाय थी, तो उन हम्म, जिन लोगों के साथ वो खेलते थे, 5-10 हजार 20 हजार गाय तो सभी के पास थी। हाँ, और ये जी, लोग गाय चराते थे। हम्म, कंस की ये प्रॉब्लम थी कि वो कृष्ण वाली कम्युनिटी को मार नहीं सकता था। नहीं तो वो सेना भेजता, सबको मार देता। पर अगर वो हाँ, मारता तो वो पूरी कम्युनिटी गाय का दूध निकालना बंद कर देती। जी, अब जब गाय का दूध नहीं निकलेगा हम्म, तो पूरे राष्ट्र का पोषण कैसे होगा? आप सोचे कि कल सुबह आपके घर में दूध आना बंद हो जाए, हम्म, तो हम्म, ऐसे में क्या होगा? पानी दे दूं। ऐसे में क्या होगा? हाँ, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। हाँ, बेसिक नेसेसिटी है ना। तो हाँ, पूरा राष्ट्र ही हिल जाएगा। हम्म, और सब लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ आदमी है, ऐस इनके ऊपर अटैक कर रहा है, इसको तो राजा होने का ही अधिकार नहीं है। तो पूरा हम्म, राज्य का ही उपद्रव हो गया, तो राजा किस बात का? हम्म, तो वो जी, कभी भी कृष्ण वाली कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था। उन्हें उसे ये पता था कि मेरा काल यहाँ पल रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। तो दैट वाज अ बेसिक चैलेंज। जी, तो जब मैं उस बेसिक चैलेंज को स्टडी कर रहा हूं, तो मुझे स्ट्रक्चर्स पता चल रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर आया कि भाई कृष्ण निर्धन नहीं थे, धनवान के घर हम्म, में पैदा हुए थे। हम्म, दूध मक्खन की उनके घर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी जी, वो दूसरों के घरों में जाकर चोरी कर रहे थे। हम्म, कृष्ण जी बलराम जी दूसरे घर में जाते, चोरी करते, खुद भी वो दूध मक्खन खाते और सबको खिलाते। हम्म, मक्खन ऐसा नहीं था कि इतना हो कि वो उसके तौर पे, मतलब किसी के घर में 2-4 लाख गाय भी होंगी, तो भी घर में हम्म, इतना मक्खन का हम्म, डिस्क्रिप्शन नहीं था कि बिल्कुल इतना हो कि कितना ही चुरा लो कितना ही खा लो। वहां स्केर्सिटी थी। हम्म, विच मीन्स कि कंस के टाइम पर इतना टैक्सेशन था कि देवर मियरली सर्वाइविंग। हम्म, आज आप मान जी, लीजिए लाख रुपए महीना कमाते हो, हम्म,
लेकिन आपके हम्म, ऊपर 80,000 के टैक्सेस है। हाँ, तो आप 20,000 में अगर घर चला रहे हैं, भले ही चाहे लाख रुपए महीना कमा रहे हो, हाउ डज इट मैटर? एंड ऑफ द हम्म, डे तो नेट टैक्स काटने के बाद ही पैसा आपके पास बचता है। हम्म, तो कृष्ण ने इस बात को हाईलाइट करा कि चोरी के लिए नेसेसिटी होनी चाहिए। वो जितने भी बच्चे थे, उनके पास सरप्लस खाने के लिए दूध मक्खन नहीं था। हम्म, सब कंस को टैक्स में चला जाता था। जी, तो ये हो गया बैकग्राउंड। हम्म, ठीक है कि कृष्ण ने जी, एक पॉइंट को ऑब्जर्व करा जी, और उन्होंने चोरी करी। चोरी हम्म, करी तो चोरी करने के लिए नीड थी चोरी करना। क्यों? क्योंकि जी, बच्चों का अगर पोषण नहीं होगा, उन्हें रोज दूध मक्खन नहीं मिलेगा, तो उनकी जी, शक्ति कम होगी। हम्म, अब गाय को पालते पालते वो सारे लोग शारीरिक रूप से अपने आप को बलवान बना रहे थे। जी, तो कृष्ण ने उनको पहले बोला कि बलवान तो तभी बनोगे जब दूध मक्खन खाओगे, दूध मक्खन खाओगे नहीं तो बलवान कैसे बनोगे? तो जी, यहां से एक मैसेज है, यहां से एक मैसेज जनरेट हो गया ना, कि हम्म, उन्होंने दूध की उपयोगिता को घर घर तक पहुंचाया। हम्म, जी, अब आता है नेक्स्ट स्टेप। जब आप चोरी करते हैं तो आप जी, दूसरे के घर में जाते हैं। दूसरे के घर में जाने के बाद आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मालिक ने सामान कहाँ छिपाया होगा। हम्म, जी, हम्म, सेफ में रखा होगा, डबल बेड के गद्दे के नीचे रखा होगा, साइड ड्रॉर हम्म, के पीछे कोई चोर अलमारी होगी तो उसमें रखा होगा। ऐसे हम्म, करके जब आप मालिक की डोमेन में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मालिक की तरह सोचना शुरू करते हैं। हम्म, ये मालिक बनकर सोचना जो है, जी, ये कृष्ण जी ने उस पूरी टीम को सिखाया। जी, हम्म, मालिक बनकर सोचना। जी, अब तो पहले मैं ये वाला पार्ट पूरा कर लूं, फिर इसका कॉन्टिन्यूम भी बताऊंगा कि कैसे। तो जी, मालिक बनकर सोचना जो है, अब मेरे को हम्म, मेरे गुरुजी ने क्या बोला, क्या तेरे को मालिक बनकर सोचना आता है, या तू ये जितनी भी डिग्री लिए लिए घूम रहा है, हम्म, तू नौकर की जी, तरह ही घूमता रहेगा? तो मेरा तो हम्म, दिमाग ही एकदम से, तो मेरा कभी भी मतलब, वो इस तरह से मेरे को मेंटली फीड करते रहे कि मेरा कभी भी जॉब करने का मन नहीं था। जी, और मैंने हमेशा टॉप कंपनीज में ही जॉब करी, कभी छोटी मोटी कंपनी में, मतलब कैडबरीज और इस लेवल के जी, तौर पे, मतलब जो भी टॉप ब्रांड्स हैं मार्केट के मोस्ट पॉपुलर, उसी में ही मेरे को जॉब मिला। जी, अब ये पूरे बैकग्राउंड में दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं, मालिक बनना है, मालिक बनना है, हम्म, मतलब तब तक तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ये सब कुछ टर्म भी नहीं पैदा हुई थी। जी, मतलब इन 2005 आई एम सेइंग कि मतलब वो एक ऐसा पीरियड था कि हम्म, ये सारी चीजें नहीं थी। तो अब हम्म, मालिक बनकर सोचना है। इसका हम्म, दूसरा एस्पेक्ट जो मेरे अंदर आया वो ये आया कि जब भी मेरे हाथ में कोई किताब आती थी, जी, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, हम्म, कोई सी भी बुक, मैं सबसे हम्म, पहले ये सोचता था कि इसने कैसे सोचा। हम्म, बाल अब जैसे मान हम्म, लीजिए वाल्मीकि रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, तो उन्होंने एक हम्म, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा। सारी चीजें तो उनके सामने नहीं होंगी, उन्होंने कुछ चीजें इंट्यूटिवली भी लिखी होंगी, बट उन्होंने हम्म, सोचा कैसे। जी, जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन आता कि उस व्यक्ति ने कैसे सोचा होगा, मैं उस ऋषि से कनेक्ट हो जाता। और ऋषि से कनेक्ट होने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस पता चलते, और वो क्वेश्चंस को मैं जैसे ही लिखता, और उसके जी, बाद में कभी आप मेरे ठाएंगे तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। 800-800 पेज के मेरे एक एक रजिस्टर हैं, सारे भरे हुए हैं ऑलमोस्ट। और कम जी, से कम 10-15 रजिस्टर हैं। फिर लूज शीट्स पे लिखना शुरू करा, तो 8-10 हजार वो लूज शीट्स भी रखी हुई हैं। तो मैंने उठा के एक हम्म, तरफ को ही रख दिया कि अभी ये एक पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल फिनोमिनल के तौर पे। तो वहां पर वो मेरे को सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब जैसे मैंने आपको ये जितनी भी चीजें बताई कि चोरी हम्म, करने से, हाँ, मालिक समझ बनने गई। की अप्रोच से,
इकोनॉमिक हम्म कंडीशंस। तो हम्म, मेरे को ये किसी बुक में नहीं पढ़ने को मिला। जो जी। लिखा हुआ था उसी से मैं इन्फ्रेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग लाइक अ ऑथर। हम्म, जी। कोई भी व्यक्ति कोई किताब लिखता है या कुछ भी टेक्स्ट लिखता है, वो अथॉरिटी उस सब्जेक्ट के ऊपर इंट्यूटिवली आती है। जी। कैसे लिखें कि वो बहुत ही मिराकुलस सा पार्ट हो जाए लिखने में। हम्म, जी। तो ये मेरी जर्नी के मेजर पिलर्स थे, जिनकी वजह से जी। मैं आज जो कुछ भी बन पाया, जितना भी बना अभी। जी। जी। हर जगह मैं क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन करना मुझे गुड्डू भैया ने सिखाया। किस जी। तरीके के क्वेश्चन हो, किस तरह से मालिक सोचता है, वो वाली चीज गुरुजी ने बताई। जी। दवाइयाँ कैसी हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, हम्म आयुर्वेद, इन सबके कंपैरिजन डिस्कशन, ये हम्म, मेरे को मेरे फूफा जी की वजह से पता चला, और गुरुजी की जी। वजह से। हम्म फादर मेरे लॉ बैकग्राउंड के थे, तो मेरे को लॉ खास तौर पे, मतलब पेनल्टी एंड ऑल दैट पार्ट, इंडियन पिनल कोड के वो एक्सपर्ट थे, तो वो उस तरीके से पता चला। तो ये मेरे जर्नी के मेजर एस्पेक्ट्स थे। अब आते हैं वापस जी। वो कृष्ण वाली कहानी के ऊपर, कि हम्म वहां पर उन्होंने दूध मक्खन चोरी करवा कर लोगों हम्म को मालिक बनने के लिए प्रेरित करा। हम्म, जब वो मालिक बन गए, तो जी। उन्होंने बोला कि कंस की दासता कब तक करोगे। तो बोले हम हम्म क्या करें, हमारे पास तो ये ही सारी गाय हैं, इनका जो दूध इकट्ठा होके जितना भी आता है, वो सारा दूध मक्खन जो है वो कंस के वहां पे चला जाता है, हमें तो जी। मिलता ही इतना लिमिटेड है। हम्म और अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमें मार देगा। तो जी। बोले कुछ ऐसा करो सो दैट कि तुम भी नहीं मरो और कंस का भी काम चलता रहे। मतलब तुम्हारे पास एक हिडन इनकम होनी चाहिए। हम्म अब हिडन इनकम क्या होती है? गाय का जो पेडिग्री है, मतलब अप्रोच जो है, जी। ऐसी ब्रीड्स आइडेंटिफाई करो जिनसे कि जिनकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। हम्म, जी। उन्होंने ये गीर और ये वाली नस्ल की जो गाय थी, मतलब अपने यहाँ पूरे जी। हर्ड में जो सबसे ज्यादा रिच वाली जी। गाय थी, उनकी जी। ब्रीडिंग शुरू करी। और वो पूरी ब्रीडिंग छिपकर होती थी। जी। और वो सारी ब्रीडिंग की जो डोमेन थी, वो था गोवर्धन पर्वत। हाँ हाँ। कंस कंस के गुप्तचर सब जगह घूम रहे हैं, तो हम्म किसी को भी ये ना पता चले कि ये गाय मल्टीप्लाई कैसे हो गई, इनका मिल्क प्रोडक्शन कैसे मल्टीप्लाई हो गया। जी। तो हम्म उन्होंने वो छिप के गोवर्धन करा, इसलिए उस गोवर्धन पर्वत का महत्व है। अदरवाइज आप कहीं भी फोटो देखेंगे तो कृष्ण हम्म ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम का छोटी हम्म उंगली पे, जैसे कोई वेट उठा लेता है, तो पूरे पहाड़ हम्म, जैसी प्रॉब्लम का छोटी उंगली पे उठा लिया। ये जी। सिंबॉलिक था। और उसमें आप देखेंगे हर जगह हम्म जो ग्वाल वाले थे उनकी लाठी रखी हुई है, कि हाँ। उन्होंने कृष्ण के साथ उस पहाड़ के नीचे अपनी लाठी रख रखी है। जी। उसका हाँ एक्चुअल मतलब क्या था? कि हाँ। उन्होंने गाय की देसी गाय जी। की ब्रीडिंग को, देसी गाय दूध ना के बराबर देती है, 1-1.5 लीटर हाँ मुश्किल से देती है। हाँ। तो उन्होंने गाय का एक छिपा हुआ ब्रीडिंग प्रोसेस करा, जिसको वो कॉन्टिन्यूसली 12 साल तक करते रहे। हम्म 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 एज अ रिजल्ट वो टर्म को हम गोवर्धन जानते हैं। अब आप जाइए तो वहां पे सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते रहते हैं, बट अगर ये इंटेंशन ही दिमाग में नहीं है कि आप हाँ। सरप्लस कैसे प्राप्त करेंगे, हम्म, जी। आपके एक्स खर्चे हैं, वाई कमाई है, और नेग्लिजिबल बचता है हर बार, तो जी। आप मालिक कैसे बनेंगे? मालिक बनने के लिए सरप्लस होना चाहिए। तो सरप्लस आपके हम्म पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन हम्म, रिसोर्सेज के दौरान ही तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे। हाँ। जी। भाई आज आपने सोचा कि मेरे को अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे अभी इस इतने एज ग्रुप के हैं, लगभग 12 साल बाद मेरे को उनको जो है 500 करोड़ रुपए देने हैं, सो दैट कि वो हम्म, एक बहुत स्टेबल स्टार्टअप बनाए। जी। तो आपने अपने आप को एक 500 करोड़ का टारगेट दे दिया, और 12 साल जी। उनको एक टारगेट दे दिया।
तो अब हम्म। अगले 12 वर्ष आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि स्टार्टअप क्या होता है, कौन से यूनिक हम्म। आइडिया होता है, क्या क्या काम होते हैं, ऐसे करके। और हम्म। खुद भी अपने आप को सिखाएंगे कि मेरे क्या रिसोर्सेज है, मेरे क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, मैं कैसे हम्म। 500 करोड़ रुपए इस पूरे टाइम फ्रेम में कमा सकते हो। जी। तो ऐसे करके आप अपने हर स्टेप को एक टारगेट चैनल देंगे ना, जी। तो वो चीज गोवर्धन के, मतलब गोवर्धन को आप एक इंस्टीट्यूशन मानिए, और उस इंस्टीट्यूशन में कृष्ण ने वो पूरा का पूरा काम करके दिखाया जबकि आयु हम्म। 12 वर्ष की थी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो हम्म। हमारे यहाँ जो टेक्स्ट जैसे लिखा गया है वैसा है नहीं। हाँ। ये मेरे गुरुजी की वजह से मुझे पता चला। एक दिन उन्होंने मुझे वामन अवतार के ऊपर बोले, आज मेरा मन बैठा हुआ था, तो मैंने हम्म। वामन अवतार के ऊपर पूरी वो स्टोरी लिखी। मेरे को जब मिल जाएगी तो मैं वो आपके साथ शेयर भी करूंगा। जी। उन्होंने जिस तरह से पूरा वामन अवतार बताया था, तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ पूरे प्रोसेस में टेक्स्ट को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, हम्म। मूर्खों की तरह पढ़ रहे हैं। उसके जो कथावाचक हैं वो बेवकूफों वाली कहानियां सुना रहे हैं। और जहां कहीं भागवत होती है लोग उठ के डांस करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक लिटरल इडियोटिज्म जो है वो चारों तरफ धर्म के नाम पर फैला रखा है। जबकि हम जी। तो ऋषि थे, हम्म। ऋषियों की संतान थे, हमारे वही गोत्र परंपरा थी। हमारे अंदर जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रही। जी। तो इसलिए मैंने अब ढूंढते 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 एक बार क्या हुआ, मैं, मेरे गुरुजी और वही वाले भैया, हम तीनों जने हरिद्वार गए और वहां पे एक जगह टहल रहे थे। टहलते टहलते क्या हुआ कि वो भैया बोले, गुरुजी देखो इसके चलने का तरीका देखो, ये कैसे बेवकूफों की तरह चलता है। आते जाते लोगों को टक्कर लगेगी। जैसे गुरुजी चल रहे हैं, मैं उनके थोड़ा सा आगे चलता था, और थोड़ा सा जी। हाथ वगैरह खोल के थोड़ा चौड़ा होके चलता था। तो मेरे को जी। चौड़ा तो चलते चलते हर व्यक्ति थोड़ी सी साइड कर देता था और मुझसे बच हम्म। के निकलता था। अब मैं क्योंकि गुरुजी के आगे चल रहा था, तो इसलिए जी। कोई गुरुजी को नहीं टच करता था। तो जब उन्होंने, भैया ने बोला कि देखो कैसे बेवकूफी तरह चलता है, तो मैंने बोला कि, मैंने कहा गुरुजी, मैंने ये देखा समझा है अभी तक कि जो अति विशिष्ट लोग होते हैं, जी। साधारण आदमी उनको छू के नहीं जा सकता। वो भीड़ हम्म। में नहीं चलते, उनकी जी। भीड़ काटने के लिए लोग चलते हैं। हम्म। जी। हम्म। भाई जो भी, अगर कोई भी, मतलब कहीं भी कोई वीवीआईपी चल रहा है, तो हम्म। हर व्यक्ति उस वीवीआईपी को टच करके थोड़ी चल सकता है। हम्म। वो उससे बच के चलेगा। यही काम उनका होता है जो उनके साथ में चलते हैं। तो जी। गुरुजी खुश हो गए इस बात पे कि, फिर वो बोले, कोई चर्चा चली एकदम से मंत्र के ऊपर। जी। तो बोले, मेरे पास एक बार ना आश्रम में एक साधु आया था, और हम्म। वो रहा भी 2-3 साल। तो मेरे को कहते हैं कि तू उस टाइम पर छोटा था बहुत, तो तुझे इसलिए पता नहीं होगा, बट वो जो साधु आया था उसको दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र जागृत होके पता चलता था। हम्म। हम्म। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा भी होता है? बोले हाँ, ये दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र बिल्कुल यूनिक है। क्योंकि उस साधु ने बताया कि बोले महाराज, मैंने इतनी बार दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, मैं जब कभी किसी मंत्र के बारे में सोचता हूँ, हम्म। पता नहीं क्या एकदम से होता है, और वो मंत्र अपना विलक्षण अर्थ मुझे प्रेजेंट करता है, जी। और वो मंत्र एकदम से जागृत होके मेरे सामने आ जाता है। अब मेरे मन में उस समय, अब बच्चा, बच्चे की इच्छा, हम्म। बच्चा मतलब मैं एमबीए वगैरह कर चुका था, मतलब एक ग्रोन अप माइंड। तो मैंने कहा, अरे जी। यार ऐसी पावर मेरे अंदर भी आ जाए कि मेरे को भी मंत्र जो है वो अपने जी। बारे में बताना शुरू कर दे तो कितना मजा आए। ऐसे करके, मतलब मैंने जी। उस टाइम पर ये विश करा कि मेरे को भी ऐसी पावर आ जाए, सो दैट कि मैं भी दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को जान पाऊं। जी। तो जब ये वाला पार्ट आया, तो फिर मैंने, अच्छा, एक हम जिस सड़क पे चल रहे थे
वो ऐसे करके हम्म, सीधी सड़क थी, उसके राइट साइड में भी खाई जैसा था और लेफ्ट साइड में भी खाई जैसा था। ऐसे जी करके गंगा जी के पास में वो स्ट्रेच था, भारत माता मंदिर के पास में एक रोड है इस तरीके की। जी पता नहीं कहां से एक नेवला आया और वो लेफ्ट साइड से कूद के राइट साइड को चला गया। जी तो मैंने, गुरुजी यहाँ पर नेवला ये कैसे दिखा? तो गुरुजी जी बोले तू कुछ सोच रहा होगा। मैंने कहा मैं ये सोच रहा था, आप जब कहानी सुना रहे थे ने भैया को, कि हम्म, मेरे अंदर भी ये पावर आ जाए कि ये जो मंत्र है ये मुझे जागृत होके अपने बारे में बताए। जी तो बोले अब नेवला दिखने का मतलब तो ये है कि ये पावर आ ही जाएगी, वरना इस जगह तो नेवला दिख ही नहीं सकता था, ऐसी जगह थी। जी आप समझे ना, एक सड़क है, हाँ उसके दोनों तरफ खाई है, इधर से हाँ पता नहीं कहां से नेवला निकला और इधर चला गया। ऐसे करके वो जी पूरा एक बड़ा विलक्षण सा पार्ट हुआ। तो मैंने कहा चलो, तो दिस बिकेम अ ब्लेसिंग, हम्म, कि मेरे जी अंदर ये वाली विश आ गई कि मैं इस चीज को, सब्जेक्ट को जानना चाहता हूं, और वो जानने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है वो वाला। तो ये वो माइलस्टोन स्टेप्स हैं जो मेरे भीतर हुए। तो जब कभी आप हीलिंग करते हैं तो हम्म, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान लेकर जाना चाहिए। अब आते हैं थोड़ी देर के लिए स्टोरी, जो कि हनुमान जी और जामवंत की है। जी तो जामवंत जो है वो हनुमान जी के साथ में ही रहते थे। हाँ ऐसा क्या हुआ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनका वास्तविक स्वरूप बता दिया? वो दोनों कोई अलग अलग तो थे नहीं। हाँ हाँ उस जी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस जी समय ये हुआ कि कौन कूदकर यहां से वहां जाएगा, हम्म तो उन्होंने हनुमान को बताया कि तुम्हारे मम्मी का नाम ये है, तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुम हम्म साक्षात वायुदेव के ही औरस पुत्र हो, ऐसे करके वो बताया। हम्म अब ये बताता है, ये पूरी प्रक्रिया ये बताती है कि हनुमान जी अपनी पावर्स को भूल गए। जी सिंपल है कि हम्म उन्होंने उनकी पावर्स को उनको याद दिला दिया, लेकिन वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यों याद दिलाया, और ऐसी क्या क्या चीजें याद दिलाई जिसको हम्म, याद करते ही उनका एक विराट स्वरूप हो गया। तो यहां से ये जी पता चलता है कि देर इज समथिंग लाइक अ हिडन इंफॉर्मेशन। हम्म जब आप उस हिडन इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट कैसे एकदम से इतना विलक्षण हो गया। हम्म तो अब हनुमान को तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने जी ध्यान को जामवंत पे ले जाइए। हम्म जामवंत जो है वो कौन थे? जी भालू थे। हाँ बट क्या जामवंत वाकई भालू थे? हम्म क्या जी हनुमान वाकई वानर थे? तो जी आप खुद सोचो ना कि, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि भाई आपका कोई बड़ा कीमती सामान खो जाता है, तो आप किसी जी बंदर भालू से थोड़ी पूछोगे। हम्म इतने जी इतना बेवकूफ थोड़ी हो जाओगे कि चाहे दुनिया की हम्म सबसे कीमती चीज भी जाएगी, कि मैं बंदर से हम्म, पूछ लूं, भालू से पूछ लूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं और पूछोगे भी तो बंदर और भालू बताएंगे कैसे? उनकी भाषा की कॉन्स्ट्रेंट है। इसका जी मतलब वो दोनों जने ये वाले बंदर या नहीं। भालू हाँ पिक्चरों में भले ही दिखा दें कि कुत्ता, बंदर, भालू, घोड़ा, वो पिक्चर में कोई भी काम कर दे, बट एंड ऑफ द डे जो है, रियल हम्म टाइम में ये वाली चीज नहीं थी। नहीं लेकिन थी हमारे एपिक में तो तमाम जगह भरा हुआ है हम्म कि वो बंदर भालू टाइप थे, उनकी पूंछ थी और ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, ऑल ऑल दैट। सो क्योंकि मैं क्वेश्चनिंग कर सकता था तो मैं इस बात को फिल्टर आउट कर सकता था कि ये कौन सी श्लोक या कौन सी चीज सही लिखी हम्म हुई है, कौन सी गलत लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल माइंड है। हम्म, जी अब और मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि मैं कभी भी, मतलब ये मान ही नहीं सकता कि दद्दा शराबी है, दद्दा जुआरी है, ऐसा जी मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने इतनी स्ट्रांग पिक्चर भर रखी थी दिमाग में कि जी हमारे देवी देवता या कोई भी कभी किसी भी सिचुएशन में कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट को ले ही नहीं सकते। जी तो मैंने ये क्वेश्चन करा कि
सबसे पहले तो ये वानर और रिक्ष जो है ये कोई जाति थी। तो रिक्ष अगर हम्म, आप लिखेंगे तो वो एक तरीके से श्री में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसके दो अल्फाबेट को देखते हैं, हम्म, री और क्ष। तो इसको अच्छा। उल्टा करके जोड़ देंगे तो श्री बन जाएगा। हम्म, तो ये वो लोग, ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो जी, समाज को केवल नॉलेज सेंट्रिक प्रोसेस में कन्वर्ट करती थी। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो इस बात को आइडेंटिफाई करती थी कि जो भी बच्चा जी, पैदा हुआ पूरी दुनिया जी, में विद जी, मोस्ट यूनिक एबिलिटीज, जी, उसका वो मार्गदर्शन करते थे और उसको डेवलप करते थे, सो जी, दैट कि राजा महाराजाओं के जब बड़े काम हो समझ, तो वो उनके हेल्प टाइम करे। पर वो रिसोर्स जो है वो यूज है, बेस्ट हाँ। परफॉर्म करके उसे काम करे। तो एक जी, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम था। जी, उस पैरेलल एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत साइलेंटली काम करते थे, कभी अपने आप को मेजरली प्रकट नहीं करते थे, हम्म, और वो हर एक व्यक्ति को उसके साइलेंट पोटेंशियल को इन्वोक कैसे करना है वो बताते थे। उसके लिए हम्म, यूनिक टाइम डायरेक्शन सब कुछ होता था। जैसे हम मुहूर्त जी, निकालते हैं कि इस जी, काम को पूरा करने के लिए ये एक बड़ा मुहूर्त है, उसी तरह से वो हम्म, भी उस चीज को ऑब्जर्व करते थे, कैसे किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसी का हिडन पोटेंशियल इन्वोक कर सके। जी, उसको जामवंत कहते थे। अब वो जा जो है वो बेसिकली हम्म, ज्ञा था। हम्म, तो जब मैंने उसको देखा तो उसकी स्पेलिंग आप लिख के देखेंगे ना, जा को ज्ञा कर दीजिए, सो जी, ज्ञामवंत ऐसे करके वो टर्म बनेगी। हम्म, जी, तो एक ऐसी नॉलेज सोसाइटी जिसके अंदर हर एक का एक्सट्रीम पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और जी, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको इन्वोक करके देना। जी, माँ बाप का हम्म, काम हो गया बच्चों को जन्म देना, उन्होंने जी, जन्म दे दिया, सबसे हम्म, श्रेष्ठ मुहूर्त में उन्होंने सबसे श्रेष्ठ बच्चे का जन्म कर दिया। जी, अब जो टीचर था उसका काम था एजुकेट करना, बट हम्म, हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालना वो तो हम्म, यूनिक टास्क है। जी, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, ढंग से हाँ, खाना खिला सकते हो, हम्म, सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन जी, उसके हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम्म, आपको खुद आपका हिडन पोटेंशियल पता होना चाहिए। जी, जी, जरूर, हाँ, हमारा डिस्कशन ऐसे शुरू हुआ ना कि भाई सर ऐसे, आपको हाँ, कैसे लगता है कि मैं इसमें आगे क्या करूंगी। हाँ, आपने यही मुझसे क्वेश्चन करा जी, था ना जी, जी, सर, कि ये 1 साल का कोर्स करने के बाद मैं आगे क्या करूंगी। अब मैं आपको वही हाँ, पार्ट बता रहा हूँ। एक जामवंत ने इस बात को आइडेंटिफाई करा कि इस हनुमान का असली नाम प्लवमान है, इसके माँ बाप ये हैं, इन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंसीव करा था, इसकी मदर ने जब कंसीव करा था उस टाइम पर उनका जो चिंतन था 9 महीने का वो वायु देवता के ऊपर था। तो वो वायु देवता को उन्होंने आवाहन करके इस बच्चे को जन्म दिया। तो जी, वायु के समस्त गुण इस व्यक्ति के अंदर जागृत होंगे। तो उन्होंने उसकी सोल सीट को उस हम्म, वायु तत्व के ऊपर ट्रांसफॉर्म करा। और वायु तत्व के लिए चक्रा कौन सा है? थ्रोट चक्रा। तो अच्छा, जब वो जी, थ्रोट चक्रा के अंदर होता है थायराइड, थायराइड, थायराइड के अंदर होता है शरीर को बड़ा करना और छोटे करने की पावर होती है, जी, डिवाइन पावर होती है थायराइड के अंदर। आप जब जी, छोटे बच्चे होते हो, 1 साल हम्म, 1 महीना 1 दिन कितने भी छोटे, और जब हम्म, आप फुल्ली ग्रोन अप ह्यूमन बॉडी बन जाते हो, जी, थायराइड पूरे शरीर को एनर्जी सप्लाई करता है। जी, थायराइड का हम्म, हार्मोनल इम्बैलेंस होने में ही किसी का वेट एबनॉर्मल हो जाता है या एकदम से कम हो जाता है, या तो बिल्कुल जी, सूख जाएगा तो हाइपो होता है, या फिर एकदम से बढ़ जाएगा जो हाइपर, हाइपर होता है। तो ये जो जी, बढ़ना और घटना, मतलब मेरा शरीर कितना ही बड़ा हो जाए कितना ही छोटा हो जाए, ये पावर कहाँ पर है? थायराइड थायराइड। में, हनुमान जी के अंदर वो डिवाइन थायराइड था। हम्म, जी, हनुमान जी के अंदर वो डिवाइन थायराइड था। उस डिवाइन थायराइड की वजह से वो अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकते थे, जितना चाहे छोटा कर सकते थे। अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब फिर से ध्यान से देखिए, हनुमान हम्म, जी अगर उस दिन उनको डिवाइन पोटेंशियल ना पता चलता
जी। तो क्या वो लंका जाते? हम्म। क्या वो लंका में पूरी लंका को जलाने की प्रक्रिया करते? हम्म। हम्म। क्या वो सीता जी से चूड़ामणि लेकर आते? हम्म। जब गई नहीं तो लेकर कैसे आएंगे देखिए कुछ? कैसे, हाँ। जब वो लेकर नहीं आए तो वो राम के पास वापस नहीं जा पाते। वापस नहीं जी। जा पाते तो राम को यही नहीं पता चलता कि उनकी सीता किधर है। हम्म। तो फिर कहानी क्या होती? क्या आज मैं और आप बैठ के रामायण पे कोई डिस्कशन कर पाते? नहीं। क्योंकि राम वहीं जंगल में ढूंढते ढूंढते निमट जाते, उनको सीता मिलती ही हम्म। नहीं। हम्म। सीता मिली क्यों? क्योंकि हनुमान वहां तक पहुंचे। हनुमान वहां जी। कैसे पहुंचे? क्योंकि किसी ने हनुमान को उसका पोटेंशियल बताया और जी। हनुमान को डिवाइन काम करके दिखाया। जी। वो हम्म। जामवंत सिस्टम ब्राह्मणों के भीतर ही जागृत था। वो किसी जाति के पास नहीं गया, ना आज ना कभी किसी भी युग में। जी। तो मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। जब आप इस प्रोसेस में काम करेंगे, मैं सबको कहता हूं सबसे पहले अपनी हीलिंग करो। जब आप लगातार पूरे टाइम तक अपनी हीलिंग करते हैं, आपको किसी की हीलिंग करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी की अपनी हीलिंग करते हैं तब आपको आपका डिवाइन पोटेंशियल पता चलता है। क्यों? क्योंकि कल का जो भी बड़ा युद्ध होगा उसमें आपका रोल प्ले क्या होगा, आपके बच्चों का रोल प्ले क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। जी। जी। जामवंत सिस्टम सतयुग में था और हम्म। कलयुग में भी है। जामवंत कभी नहीं मरे। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। जब आप अपनी हीलिंग करें तो आपको अपनी डिवाइन एबिलिटीज पता चले। इसलिए मैंने भी 3 दिन पहले जामवंत के ऊपर हाँ, हाँ लिखे जो सारे बीज मंत्र। मंत्र आइडेंटिफाई करे। जी। और उन बीज मंत्र के अंदर मैंने खास तौर पे एक ही इंटेंशन डाली। प्रत्येक व्यक्ति को डिवाइन हीलर बनने का प्रोसेस पता चले, इस बात के लिए उस मंत्र से हीलिंग है। जी। आप दुनिया की सबसे एक्सट्रीम बीमारी का चुटकी बजाकर हल निकाल सके एज ए हीलर। मान लीजिए मैंने ये बोला कि भाई आपके अंदर कैंसर हील करने का पोटेंशियल है। जी। आप उस जामवंत के मंत्र से अपनी जब हीलिंग करें, हीलिंग करने में कितना टाइम लगता है? 1-2 मिनट। हाँ। उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, अपनी सोल सीट में डाली। जब आप सोल सीट जी। में डाल रहे हैं तो आप क्या रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं? मेरे को जामवंत जी जैसा हीलर बनना है। जी। 2 मिनट आपने अपने आप को भी तो देंगे ना जब सबकी हीलिंग करें तो। कर। और वो बीज हाँ। मंत्र लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी मैंने तो पूरा वो लिख कर दे ही दिया। उसका जी। एक कलर्ड प्रिंट आउट आप अपने सामने रख सकते हैं, बड़ा वाला। और हम्म। उसको जो है आप बीज मंत्र को लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो उस बीज मंत्र की एनर्जी उठाइए और अपने अंदर डालते जाइए। जब आप जी। एनर्जी डालें तो आप बोलें कि हीलिंग के अंदर जितने भी छिपे हुए आज तक के रहस्य हैं मुझे वो सब पता चलने शुरू हो जाए। और जी। मैं दुनिया की सबसे क्रोनिक बीमारी का कोई पेशेंट मेरे सामने आए तो मैं उसकी हीलिंग करूं तो वो ठीक हो जाए। इतना तो आप हीलिंग करते करते रिक्वेस्ट कर ही हाँ। सकते हैं। सिंपल जी। प्रोसेस है ना, मतलब कहने का। हाँ। हाँ। जी। डिफिकल्ट पार्ट मैंने कर दिया, इस बात को जानना कि जामवंत जैसा सिस्टम होता था। ये डिफिकल्ट टास्क था, हर बंदा इसको नहीं जान सकता। तो जी। मैंने मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से और तमाम जो गुरु मटेरियल मेरे पास रहे वो सब लोगों की ब्लेसिंग से मैंने वो पार्ट जी। डिकोड कर लिया। अब डिकोड करके आपको बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि कौन सा बीज मंत्र है। आप उस मंत्र, और मंत्र भी पूरे जितनी बार लिखना था उतनी बार लिख दिया। उसकी जब आप हम्म। एनर्जी उठाएंगे, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उस कमांड को अपने भीतर जागृत करते जाएं। जब तक जी। आप हीलिंग करें, जी। जब तक आप हीलिंग सीखें, एक हम्म। साल या 12 साल या 50 साल, दैट डजेंट जी। मैटर। जितने जी। साल भी आप हीलिंग करें, हर रोज दिन में एक बार अपने अंदर वो जामवन जी को ध्यान करके वो एनर्जी उठाकर डाल लीजिए। जी। और फिर देखिए कि आपकी हीलिंग एबिलिटीज में कितनी तेजी और कितनी स्ट्रेंथ आ रही है।
जी। मैं मेरा हम्म। पॉइंट कनेक्ट कर पाया? जी। अब जी। आते हैं फिर से जामवन जी के ऊपर। हम्म। जामवन जी ने कहा, हनुमान हम्म। मैं तो ना अब बूढ़ा हो गया हूं। जब वामन अवतार हुआ था उस समय हाँ। मेरी दौड़ने की रफ्तार ये थी कि जितनी देर में वामन अवतार ने 3 पग भूमि अटेन जी। करी, जी। उतनी देर में मैं उनकी 7 या 9 परिक्रमा कर चुका था। जी। मतलब वामन अवतार ने जो 3 कदम रखे, 3 कदम रखने में जितना टाइम ड्यूरेशन था, उतनी जी। देर में उन्होंने वामन अवतार के 9, 7, 11 जितनी भी परिक्रमाएं थी वो कर दी थी। वो पूरा ब्रह्मांड था जो 3 पग में उन्होंने नाप दिया था। जी। और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की 3, 5, 7, 9 परिक्रमा कर दी। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कि उन्होंने कितनी परिक्रमा करी थी, बट वो वाला पार्ट याद है कि परिक्रमा जी। करी। ये उन्होंने करा था सतयुग में। जी। अब आते हैं कृष्ण के काल में। कृष्ण का काल कौन सा था? द्वापर और कलयुग की संधि का टाइम था। जी। तो जामवंत और कृष्ण का युद्ध हुआ। हम्म। और उस युद्ध में जब कृष्ण उनको पराजित नहीं कर पाए, तो उन्होंने जी। उनके गले में समयंतक मणि पहना दी कि मैं मान गया कि तुम एक शक्तिशाली पुरुष हो। मैं राम को ही मानता था, पर तुम राम रूपी कृष्ण हो। जी। और हम्म। फिर अपनी पुत्री की शादी कृष्ण से करा दी। जी। अब कृष्ण जी कोई परवर्ट थोड़ी थे कि किसी भालू की लड़की से शादी कर ले। अब भालू की लड़की भी भालू ही होगी। तो जी। कोई ह्यूमन बीइंग भालू से थोड़ी शादी कर सकता है। तो हम्म। किसी ने हमारी इंटेलेक्चुअल डोमेन को परवर्ट में कन्वर्ट कर दिया, हमारी थिंकिंग को ब्लॉक कर दिया, हमें भक्ति के उसमें फंसा दिया। जी। हम्म। भक्त का काम क्या होता है? क्वेश्चन ना करना। हम्म। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो मेरे चरणामृत को भी पीते जाइए, उसमें कोई भी गंदगी पड़ी हुई है तो भी आप चुपचाप पी लीजिए। दिस इज शियर जी। नॉनसेंस। हम्म। तो वहां पर जामवंत की पुत्री को कृष्ण ने पत्नी का दर्जा दिया। पत्नी मतलब मेरी शक्ति। हम्म। पत्नी को शक्ति स्वरूपा ही कहेंगे ना, कि आज मैं जो कुछ भी हूं, मतलब मेरा हम्म। एक फंक्शन है सेलुलर रिप्रोडक्शन, तो पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन वो शक्ति हो हम्म। गई। जी। तो कृष्ण की शक्ति जो है वो हम्म। कौन थी? जामवती। तो जब आप उस आधार पर उसका बीज, मैं वो शीट में 3 शीट जो शेयर करी थी हम्म। उसमें जी। इसको भी इनकॉर्पोरेट करा था। हम्म। तो अंजना, केसरी, प्लवमान, और ये राम सीता और जामवंत। तो जामवंत भी ऋक्ष राज जामवंत, सारे ऋक्षों हम्म। के राजा। हम्म। और यहां पर जोड़ा कृष्ण को, कृष्ण की शक्ति के तौर पे। ऐसे करके मैंने वो बीज मंत्र बनाए थे। बीज मंत्र में माइनर सी वो थी वेरिएशन, दोनों में ऑलमोस्ट सेम थे वो दोनों बीज मंत्र जो बन रहे थे इस तरह से। जब उसको पूरे प्रोसेस को करा तब मुझे वो बीज मंत्र की पावर से ये पता चला कि जामवंत की वजह से, हम्म। उस शक्ति की वजह से कृष्ण ने अपने आप जितने भी काम करे, वहां पे कृष्ण के जितनी डोमेन के लोग थे उनके अंदर उतनी हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज कैसे थी। हम्म। कृष्ण के प्रत्येक बच्चे के अंदर डिवाइन एबिलिटीज थी। जी। कृष्ण का कोई भी बेटा जो है वो साधारण नहीं रहा। अब वो क्यों मर गए, क्या हुआ, ऑल दैट आई डोंट नो, बट सब में डिवाइन एबिलिटीज थी। हम्म। तो ये जो टेक्स्ट है ये सिंबॉलिक है या कोई डिकोड करने वाला मैसेज है जो वहां से पता चल रहा है? बट आप हिडन पोटेंशियल को डिकोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो आज रिसर्च पेपर भेजे हैं इसमें से जी। एक सोल सीट का रिसर्च पेपर है। जी। जब आप वो सोल सीट वाला रिसर्च पेपर पढ़ेंगे
तो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे, क्योंकि जब अंदर से वो आवाज आ रही होती है तो वो सारा चीज चलती रहती है। तो उस टाइम पर मैंने ये 4 रिसर्च, 5-6 रिसर्च पेपर लिख दिए थे, सो दैट जी। कि मैं जो कर रहा हूँ एटलीस्ट वो पता तो चले। हम्म। चीजें छिपी हुई हैं, उनको डिकोड करना है, बट वो बिना डिकोड करे कोई हमें चीजें अगर दे देगा तो फिर वो पार्टी गड़बड़ हो जाएगा ना। हम्म। जी। मैं कब तक हनुमान जी की पूंछ लगाए घूमता रहूंगा? कभी तो मुझे भी उनको इंसान मानना पड़ेगा। मैं कब तक हम्म। गणेश जी की कटी गर्दन को हाथी वाली गर्दन मानकर पूजा करूंगा? जी। नेचुरल सी हम्म। बात है ना कि अगर कोई भगवान है, या तो शिव जी भगवान थे ही नहीं, पर अगर शिव जी भगवान थे तो उन्हें अपने बेटे की गर्दन पे हाथी की गर्दन जोड़नी क्यों जरूरी थी? जी। भाई छोटे से छोटा हाथी भी मेरी गर्दन से ज्यादा ही बड़ा होगा ना। हम्म। तो मैं एबनॉर्मल काम क्यों करूंगा? हम्म। मैं एबनॉर्मल काम करूंगा ही क्यों? हम्म। या तो मैं भगवान ही फर्जी हूं। अगर मैं भगवान जेन्युइन हूं तो मैं मेरे बेटे को एबनॉर्मल क्यों दिखाना चाहूंगा? जी। मेरी गर्दन कटी, मेरी गर्दन जुड़ गई, यही तो होगा। हम्म। किसी ने उसको हाथी का कर दिया, ये एबनॉर्मेलिटीज है। वाराही देवी सुअर की शक्ल की है। हम्म। मैं सुअर की पूजा कहीं कर नहीं रहा। कहीं पर भी आप मुझे दिखा दीजिए जहां मैं सुअर की पूजा कर रहा हूं। कहीं नहीं कर रहा। पर मेरा भगवान जो है वो किसी ने उसकी शक्ल सुअर की कर दी, और मुझे इस बात का दर्द भी नहीं हो रहा। ये तो मेरे ईश्वर है, इस ब्रह्मांड के राजा हैं। मैंने उनकी शक्ल जो है, मैं महाविद्या में पूजा कर रहा हूँ, और वो कौन सी, एक वो देवी है ना जो विधवा का स्वरूप है जिनका, धूमावती देवी। धूमावती। मतलब मैं उस ईश्वर की पूजा भी कैसे कर सकता हूँ? सोच में भी कैसे आ जाए कि मेरा ईश्वर ही विधवा का स्वरूप है? आ ही नहीं सकता। हम्म। तो किसी ने पिछले 2000 सालों में जब जिसका दाव लगा, उसने हमारे को मार काट में, अत्याचार में दबाने के लिए कुछ इस तरीके की चीजें कर दी जिसको कि हमें मजबूरी में स्वीकार करना पड़ गया। जैसे अकबर के काल में तुलसीदास जी ने हनुमान और जामवंत को बंदर और भालू बना दिया। तो ये जो प्रक्रियाएं दे रखी हैं, ये हिडन प्रक्रियाएं हैं। इन हिडन प्रक्रियाओं में हमारे अंदर का जो स्वरूप है वो डिवाइन था, पर किसी ने जी। हमारे अंदर के स्वरूप को सप्रेस कर दिया। हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वाले लोग हैं, इसीलिए दुनिया में आज तक 2000 साल में कोई हम पे कब्जा नहीं कर पाया। और आप देखिएगा आने वाले 25 साल के अंदर भारत फिर से उतना ही बड़ा बन जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान को ले, बांग्लादेश को ले, बर्मा को ले, ये श्रीलंका को ले, नेपाल को ले, ये सबको अपने अंदर वापस लेगा। पुराना स्वरूप वापस आएगा। चाहे दुनिया में कितना ही, और आपके मेरे देखते देखते आएगा। ये अमेरिका हो चाहे रशिया हो या कोई सा भी हो, इनके सब में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी ट्रम्प ने देखिए ना कितनी सारी चीजें कर दी हैं। हिंदुस्तान में तो शेयर बाजार ही नहीं उठ पा रहा जिस दिन से ट्रम्प ने जो है वो चीजें करी हैं। पूरी यूरोपियन कम्युनिटी भारत में आके खड़ी हो गई कि आप हमारी रक्षा करो। तो ये जो बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ये इस बात के लिए हो रहे हैं कि आने वाले टाइम में, और ये सब कब हो रहा है? जब मोदी का टेन्योर खत्म होने वाला है। हम्म। अगले 5-7 साल के अंदर मोदी का टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पर क्या मोदी कोई अब्रप्ट स्टेप लेकर, जैसे चाइना के शी जिनपिंग ने जो है एक वो डाला कि मैं परमानेंट वो रहूंगा, जी।
तो क्या इंडिया में हम्म, मोदी भी कुछ ऐसा करेगा कि मैं अभी अगले 10 साल और रहूंगा? तो ये सारे के सारे जो भविष्य के प्रश्न है, तो जी मेरे हिसाब से मोदी ने 2014 में जब शपथ ली थी तो 17 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने का योग था। जी। 17 साल। हम्म, तो अभी 14 से 24, 10 साल हुए हैं। 7 साल और मोदी प्रधानमंत्री रहेगा। मैं हम्म, मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये जो प्रिडिक्टिव एबिलिटीज हैं, ये जो हीलिंग के प्रोसेस है, इस पे सिर्फ एक बार आपको कदम रखकर अपने अंदर के जामवन से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे मेरा डिवाइन पोटेंशियल दीजिए, और जी फिर आप देखिएगा जी। कितना मिराकुलस चेंज आएगा आने वाले टाइम में आपकी पावर्स में, और जिनको आप पावर से अपने इन्वोक करेंगे। इसीलिए कभी भारत खत्म ही नहीं हो पाया। हमारे यहाँ इतनी सारी डिवाइन पावर्स हैं। हम किसी बाकी धर्म के तरीके से आधी अधूरी कहानियां थोड़ी पढ़ते देखते रहते हैं। हमारे यहाँ ठोस चीजें हुई हैं, और हम्म, हमें उन ठोस चीजों में से ठोस ही चीज प्राप्त करने की आदत भी है। हम्म, तो ये जितने भी लोग हैं जो सो कॉल्ड कथावाचक धर्म के नाम पर वो अपना चीजों को अलग तरह से दिखाने वाले, ये जितना मर्जी कर ले, कोर तो कोर ही रहेगा। और हम्म, कोर थोड़े टाइम के लिए डेविएट हो सकता है, वो बंद इतना तो चलता है। 50-60 साल डेविएट हो गए हो गए, अब थोड़ी होंगे। जी। ठीक है जी। तो ये पार्ट है। तो जब आप हीलिंग की डोमेन में काम करें तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। मैं इन टर्म्स ऑफ डिजीज एक्टिविटीज में पूरा मतलब चीजों को इस हम्म, तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि सो दैट कल को आपको भी कभी कहीं कोई क्लास लेनी है तो आपका अप्रोच क्या हो। सो मैं सारे स्टैंडर्ड्स ही फिक्स कर रहा हूँ। जी। कंटेंट हम्म, ऑलमोस्ट पूरा बन चुका। बाकी कोई हम्म, बनाने करने के हिसाब से है तो आजकल चैट जीपीटी की वजह से कोई बड़ा दिक्कत तो है नहीं। आपको एक हम्म, पीपीटी बनानी है तो आप चैट जीपीटी का एक वर्जन ले लीजिए और उसके ऊपर हम्म, वो पीपीटी क्रिएट कर लीजिए। हम्म, जी। हम आपस में बैठ के पॉइंट बाय पॉइंट पूरे कंटेंट को स्टैंडर्डाइज भी तो कर सकते हैं ना, जो जी हमारा अपना यूनिक कंटेंट हो। सो आपने जी। अपने एंड पे क्या करना है, आपने अपने एंड पर पहले म्यूचुअली थ्योरी को डिस्कस करिए कि मेरा ये वाला पार्ट जो है ये मुझे पढ़ना और करना है, इसके अंदर इतनी इतनी चीजें होनी चाहिए। और फिर हम्म, वही सारी कमांड जो है चैट जीपीटी पे डालिए और वो एक पीपीटी बना कर दे देगा आपको। हो गया पार्ट। हम्म, हम्म, अब आप ये चीज कर सकती हैं, जी। हर एक कोई नहीं कर सकता ना। आपको ये वाली चीजें पता है, और जहां कोई हम्म, चीज ऐसी जो आपको नहीं पता होगी तो आपकी एक पूरी कम्युनिटी है जिसमें कि आप इस तरीके की चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। जी आपको ये थोड़ी कि मेरे को कंप्यूटर पे वर्ड क्या होता है एक्सेल क्या होता है ये सब नहीं पता, या मुझे इस पे काम करना नहीं होता। ये तो चैलेंज ही जी। नहीं है ना। जी नहीं। और कोई चीज अगर आपको कोई बताएगा तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। अच्छा ये ऐसे हम्म, ऐसे होता है, ओके ठीक है, नाउ आई गॉट इट, अब मैं कर लूंगी। तो आप जी जो चीज डेवलप करेंगे वो बहुत प्रोमिनेंट होगा। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं एक सब्जेक्ट को रिसर्च के तौर पे इकट्ठा करूं। आपका काम है उसको प्रोपोगेट करना। प्रोपोगेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जी। वो हम्म, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वो जो टेक्नोलॉजी का इनपुट है, जो चीजों को स्टैंडर्डाइज करने का पार्ट है, वो आप मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और जहां कहीं भी कोई चीज होगा तो वो मिलके करेंगे ना। जी। हम्म, मैंने लास्ट ईयर बैठकर एक दिन कंटेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो है सारे हम्म, टेक्स्ट को बना दिया था। अभी सिर्फ मेरा एक काम बच रहा है विच इज आई हैव टू राइट अ बुक ऑन श्रीम, हम्म, सो दैट की पूरा जर्नी एक बुक की फॉर्म में आ जाए। जी। तो इसलिए जो है मैंने ये पूरे प्रोसेस पे काम करा कि एक दफे मेरा बुक वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर तो उसके बाद बुक पब्लिश होती रहेगी, ऑनलाइन है अमेजन के तौर पे या कहीं भी डाल दो, वो प्रोपोगेट होता रहेगा। जिस किसी को भी हम्म, सीखना है वो एक बुक खरीदेगा और उसकी जर्नी शुरू हो जाएगी। उसको जो पैरेलल प्रोसेस चाहिए वो यूट्यूब वीडियो से समझ लेगा। यूट्यूब वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। एंड हम्म,
दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। तो मेरा जी। इस साल का टारगेट है 5 लाख हीलर्स को कनेक्ट करना। हम्म। हम्म। तो मैं उस स्पेस पे काम कर रहा हूँ कि भाई उसके लिए मुझे एक फिल्म बनाना पड़ेगा। तो एक मेरा बैंगलोर में टीम है जो फिल्म से रिलेटेड अभी हम स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं, उसकी एक वेब सीरीज बनेगी। ऐसे करके वो सारी की सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या है, डायबिटीज फ्री नेशन। तो अब मैं आपको पूरा मंत्र चिकित्सा सिखाऊं या फिर मैं आपको एक पिक्चर देखने को बोलूं, और वो हम्म। यूट्यूब पे फ्री रिसोर्स है, मतलब पिक्चर के पैसे भी नहीं लगते। तो जब आप उस प्रोसेस को देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये है। अब वो पिक्चर मेरे को जो है वो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ लोगों तक पहुंचानी है, ये मेरा काम हो गया। जी। तो आसानी से किया जा सकता है ना यूजिंग टेक्नोलॉजी। हम्म। जी। हम्म। यूट्यूब, फेसबुक और आपका ये क्या जी। कहते हैं, इंस्टाग्राम, इन सब पे ही तो इसको जी। डालना है और क्या करना है। जी। सो दैट्स हाउ इट इज। जी। तो अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना।